तो क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं बच्चों वेक्टर के टाइप्स के ऊपर। दूसरी बातें करेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाले उसके ऊपर। ये बेसिकली वेक्टर का हमारा थर्ड लेक्चर है ना, तो ये बातें इस लेक्चर में ही कंप्लीट होंगी। तो थोड़ा बच्चों ध्यान से देखते रहना वीडियो को लास्ट तक ना। बच्चों थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस का रिकैप लेंगे ना। जो वेक्टर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता था, अपने आप को कैसे प्रदर्शित करता था, तो बाबू दो तरह था, दो तरीका था। बिल्कुल सही बात है, दो तरीका था। एक था एल्जेब्रिक और दूसरा क्या था बच्चा, जल्दी बता दो? ज्योमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक कैसे करता था, कोई लेटर लिखते थे उसके माथे के ऊपर तीर बना देते थे, बहुत सुंदर ना। ए लिखते थे उसके माथे के ऊपर तीर बना देते थे, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एक्स वेक्टर ना। बिल्कुल सही, या फिर वेक्टर एक्स, यही ना बोलते थे ना, ये बोलते थे। ज्योमेट्रिक किससे बच्चा रिप्रेजेंट करता था कोई भी वेक्टर, तो एक तीर से। किससे बचवा, अरे बता दो? एक तीर से रिप्रेजेंट करता था, हाँ या ना? जिसमें से ये तीर का ये जो लंबाई है वो क्या बताता था बाबू लोग, मैग्नीट्यूड बताता था ना, मैग्नीट्यूड बताता था। ई का बताता था हो, डायरेक्शन ना, डायरेक्शन बताता था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। तो ये बातें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं ना। अगर बच्चा कोई लड़का कोई बच्चा इस वीडियो को नहीं देखा है, सेकंड लेक्चर के वीडियो को, तो बाबू मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बातें दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके इस लेक्चर को आप देख लेना, फिर थर्ड वेक्टर के लेक्चर को देख लेना, आसान हो जाएंगी फिर बातें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आ जाओ बाबू लोग, वेक्टर के टाइप को जानने से पहले, वेक्टर के टाइप्स को जानने से बच्चों पहले एक स्टार की बात कर लेते हैं। तनकी आ जाओ तो कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरा भी इच्छा कर लो ना, थोड़ा काम कर लेते हैं कि स्टार का बात खत्म कर देते हैं। हम बताए हैं, 1000 बार बोलेंगे कि स्टार का बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पे तवज्जो दो ना। स्टार का बात करते हैं, क्या बोलता है कि इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस, if a vector is displaced without its changing its magnitude as well as direction, कहाँ बोल रहे हैं, direction, then vector remains same, then vector remains same ना। while ऐसे लिखते हैं, while if we rotate vector by an angle 2n pi, then also vector remains same। क्या बोलता है क्या कि अगर सुनो बड़ा बढ़िया बात बोल रहा है, बहुत अच्छा बात बोला है, बहुत। तो बोलता क्या है कि अगर किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेस कर दिया जाए, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर ले जाके रख दिया जाए ना, तो वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। वेक्टर में परिवर्तन नहीं होगा। अरे कब परिवर्तन नहीं होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड साथ ही साथ बचवा उसका दिशा चेंज नहीं किया जाए ना। है क्या बोला, जैसे ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। अगर मान लो ये ए वेक्टर है, तो ये जो दिशा में ए वेक्टर है, तो इसकी जितनी मैग्नीट्यूड है बचवा, जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर ले जाके रख दें ना, तो वेक्टर जो है अपना बदलेगा नहीं। वेक्टर हमारा क्या रहेगा, रिमेन्स सेम बना रहेगा ना। हमको
कोशिश करना है वेक्टर को सेम बनाए रखने के लिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना बदले, साथ ही साथ उसका दिशा भी नहीं बदले। दूसरी बात कहता है कि अगर हम किसी वेक्टर को 2n पाई से रोटेट कर दें, 2n पाई से क्या कर दें, घुमा दें ना, जहां n का वैल्यू कुछ भी हो, n का वैल्यू कुछ भी हो, जो मन करे ना वो ले लो ना, 2n पाई से क्या कर दे बाबू हो, रोटेट कर दे। क्या बोले, 2n पाई, मतलब n की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 जो मन करे वो ले लो ना। मतलब अगर n की वैल्यू अगर कोई बच्चा 1 रखता है तो पाई का मान हमने बताया प्रीवियस क्लास में ना बच्चों, प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखे होंगे ना। तो कितना हो जाएगा बाबू लोग, 360 डिग्री। मतलब वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो फिर वेक्टर वहीं पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो वेक्टर हमेशा क्या बना रहेगा बाबू लोग, सेम बना रहेगा। तो दो बातें याद रखेंगे कि वेक्टर को अगर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाके रखेंगे बिना उसका मैग्नीट्यूड और दिशा को बदले हुए तो वेक्टर बदलता, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। बहुत सुंदर ना। और दूसरी बात कि अगर हम किसी वेक्टर को 2n पाई से रोटेट कर दें ना तो भी वेक्टर बदलेगा नहीं। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सत्य बात है। तो अब बच्चों हम लोग वेक्टर के टाइप्स के ऊपर बातें करेंगे। किसके ऊपर बाबू, बोल दो बच्चों, वेक्टर के टाइप्स के ऊपर ना। तो बिना समय गवाए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम शिवानंद त्रिपाठी और आपका ये ब्यूटीफुल द चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस ना, थोड़ा याद रखेंगे बात को सबको ही। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, अरे बाप रे बाप क्या मस्त बात बोला है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, अरे वाह ना, आ जाओ ना। तो सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। क्या बोले, इक्वल वेक्टर बोले ना। ई क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है ना, इक्वल वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा लिखने का कोशिश करेंगे। और जो बच्चा को नहीं लिखना है तो थोड़ा सा वीडियो का बाबू स्किप कर देना ना, अब बात को आगे से समझना, बहुत मजा आएगा समझने में ना। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा। बहुत सारा लोग है जो चाहता है कि लिखे हम भी, तो लिखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, क्या बोला मैंने, आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव, क्या बोला मैंने, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, as well as same direction ना। अरे क्या बोला मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने बोला कि दो वेक्टर, मैंने बोला कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, साथ ही साथ उनकी दिशाएं क्या हो, सेम हो। बिल्कुल सही है ना। आओ, नहीं समझ में आया, नहीं, कौन तो कह रहा है हमको एकदम नहीं समझ में आया, आओ बाबू एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। आओ हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं इस बात को। आ जाओ ना। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, एक्सप्लेनेशन। कौन तो कह रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वाह, अरे थोड़ा समझने का कोशिश करो, समझ में पूरा आएगा ना, पूरा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से एकदम देखो घट से दिमाग में घुस जाएगा ना। देखना कि से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ना, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर, मैंने लिखा आर एनी टू वेक्टर्स ना, एनी टू वेक्टर्स एज शोन इन फिगर ना। मैं फिगर दूंगा ना जिसमें वेक्टर ए होगा और वेक्टर बी होगा ना, दो वेक्टर्स होंगे। देखो बाबू, ये हमारा ए वेक्टर है और ये भी बाबू हमारा क्या है, ये हमारा अपना एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है ना। अब अगर बाबू ये दोनों वेक्टर को इक्वल होना है ना, अगर इन दोनों वेक्टर को बाबू इक्वल वेक्टर का उपाधि देना है आपको ना, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना। अगर बच्चों इन दो वेक्टर को आपको क्या देना है, फिर से बोलो, उपाधि देना है। किस चीज का भैया, किस चीज का, इक्वल वेक्टर का उपाधि देना है। तो देन दे आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर that
that is then वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है बचवा ना बाबू लोग, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, क्या हो जाए, क्या बोले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, अरे बोल दो बच्चा लोग, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के ना। अब ये कोई पूछेगा सर इसको क्या बोलते हैं, इसी को बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं, टैग करके लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ना। आज दूसरा बात, ये तो सच्चाई है कि दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा भैया, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा, एकदम निश्चित है। और दूसरी बात है बच्चा ना, दूसरी बात है बाबू लोग कि उन दोनों को वेक्टर ए साथ ही साथ वेक्टर बी को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है ना। अगर दो पटरी है, अगर मान लो दो ट्रेन का पटरी तो सबको ही देखा है, तो अगर दो पटरियां हैं बच्चों हैं, तो एक दिल्ली को जाएगा तो एक कलकत्ता को थोड़ा ना जाएगा, अरे दोनों पटरी का कहां जाएगा, दिल्ली को ही जाएगा, मतलब दोनों की दिशाएं क्या होंगी, सेम होंगी। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी दिशाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, डायरेक्शन सेम होता है। तो बच्चों दो वेक्टर्स को अगर इक्वल वेक्टर कहलाना हो तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी दिशाएं भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा ना। अब एक स्टार की बात करते हैं। स्टार का बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मतलब वो सोच लो कि ब्रह्मास्त्र है, वो सोच लो कि सब ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र मिलेगा आगे। ही तो अभी छोटा छोटा लग रहा होगा बहुतों को, लेकिन जो अभी 10th से पास आउट होकर आ रहे हैं उनके लिए सब ब्रह्मास्त्र है, कम नहीं है। अब जो 12th में उसके लिए तो कोई बातें नहीं है ना, वो सब तो सब जानता ही है। फॉर एनी टू वेक्टर, मैंने बोला फॉर एनी टू वेक्टर टू बी इक्वल वेक्टर, for any two vector to be equal vector, they must represent same physical quantity. अरे मैंने क्या बोला मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर को बाबू इक्वल वेक्टर कहलाना है, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों ना, अगर दो वेक्टर को बाबू लोग इक्वल वेक्टर कहलाना है तो वह दोनों वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटी समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। मतलब वेक्टर ए जो है, कहने का तात्पर्य है कि वेक्टर ए अगर हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो तो वेक्टर बी, बिल्कुल सही बात है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो। अगर वेक्टर ए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हो तो वेक्टर बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। समझ में आ गया। तो तीन बातें इक्वल वेक्टर के लिए, तीन बातें ना। पहला क्या कि दोनों का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहलाना है तो बाबू दोनों का मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए। दूसरा बात दोनों की दिशाएं समान होनी चाहिए। और लास्ट बात, बिल्कुल सही बात है कि दोनों को सेम फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होना पड़ेगा ना। तो ये बात जो हमने बोला वो लिख भी लो एग्जाम्पल में करके। फॉर एग्जाम्पल लिखना भी जरूरी है ना, पेन पेपर एकदम नोट बनाना स्टार्ट कर दो, सब नोट है ना। लिखो टू वेक्टर, बच्चों लिखो टू, सही से लिखते हैं, टू फोर्सेस may be equal vector और टू वेलोसिटी वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर। कहा बोल दिए, समझ में आ गया। ये बातें समझा दिए हैं कि दो फोर्सेस इक्वल हो सकते हैं और दो वेलोसिटी वेक्टर भी क्या हो सकते हैं बच्चों, इक्वल हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा ना। आओ बच्चों
नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करते हैं ना, जिसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। जिसका नाम क्या है बच्चों? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ना, थोड़ा सा लिखते हैं ना, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आ जाओ ना। टू vectors are said to be negative vector of each other, negative vector of each other if they are equal in magnitude, if they are equal in magnitude but opposite in direction, क्या बोला? दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर तब कहलाएंगे, दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर तब कहलाएंगे जब बच्चों, जब उनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन उनकी दिशाएं क्या हो? अरे बोल दो, अपोजिट हो। समझ में आ गया हो ना? अपोजिट हो, उनकी दिशाएं क्या हो? अपोजिट हो। बिल्कुल सही बात है ना। तो थोड़ा सा ऑल्सो पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिख लेना बच्चों ना। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे ऑल्सो टू वेक्टर्स can be negative vectors of each other, if and only if they represent same physical quantity, same physical ना। क्या बोला मैंने बोला कि दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर तब कहलाएंगे जब वो भी क्या करें? सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सेम फिजिकल कहने का मतलब फिर से वही बात ना, कि अगर पहला फोर्स को रिप्रेजेंट करता है बाबू तो दूसरा वो फोर्स से रिप्रेजेंट करेगा ना। अब पहला वेलोसिटी के करेगा तो दूसरा भी। बिल्कुल सही बात है बच्चा, वेलोसिटी को। समझ में आ गया? पहला एक्सेलरेशन को तो दूसरा फोर्स को नहीं, एक्सेलरेशन को ही। समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ ना, थोड़ा कौन कह रहा है हमको अभी भी समझ में नहीं आया, तो आओ एक्सप्लेनेशन से समझते हैं ना। तो नीचे लिखना थोड़ा एक्सप्लेनेशन ना, देखो कैसे होता है, कैसे समझ में आता है। क्या बोला कि से, मैंने बोला कि से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ना आर एनी टू वेक्टर्स, are any two vectors as shown in figure, फिगर दिया जाएगा। then they are, ऐसे लिखते हैं, then they are negative vector, then they are negative vector of each other, of each other। बोला कि ये देखो, ये मान लो वेक्टर ए है बच्चा, तो इसका अपोजिट वाला वेक्टर ना, मतलब दोनों की दिशाएं क्या होंगी? अपोजिट होंगी। अगर ये इस दिशा के अलोंग गया तो दूसरा तीर इसके अपोजिट दिशा में। अरे तुम लोग नहीं देखे हो महाभारत? अर्जुन इधर से बाण छोड़ता था तो भीष्म पितामह उधर से, तो मतलब अर्जुन का एक दिशा तो भीष्म पितामह का दूसरा दिशा। अगर समझ में आ रहा है ना, एक दिशा मतलब दोनों तीर क्या होती थी? अपोजिट आती थी, तो दोनों कैसे हो गए? नेगेटिव वेक्टर हो गए। समझ में आ गया ना? तो नेगेटिव वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए ना, और साथ ही साथ लेकिन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। उसको पैरेलल बोले थे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। समझ में आ गया होगा बच्चा?
ना। तो दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएंगे, ये बातें हम लोग सीख लिए। किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का तकलीफ है तो बोलिए ना। तो दो वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कब कहेंगे ना, और दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, बातें समझ में आ गई होंगी ना। अब बच्चों हम लोग बातें करने जा रहे हैं, ना पैरेलल वेक्टर के ऊपर, जो वेक्टर का नेक्स्ट टाइप है। ना पैरेलल वेक्टर के ऊपर। पैरेलल वेक्टर क्या है भैया, लिखते हैं थोड़ा सा ना, हल्का सा लिखते हैं। एनी टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, बस इन सेम डायरेक्शन ना आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर, आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। क्या बोला हो, अरे मैंने बोला कि दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनकी दिशाएं क्या हो, सेम हो, सामान्य हो, बस इतनी ही बात हो गया ना। है दो वेक्टर मतलब इक्वल वेक्टर, तो ये वो पूछेगा तब तो सर इक्वल वेक्टर भी हमारा क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है बाबू, क्योंकि उनकी भी दिशाएं क्या है, समान है। अरे पैरेलल वेक्टर में होने के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वह दोनों क्या हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। समझ में आया? मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है ये वाला लेंथ है, जो डंटा दिख रहा है, डंटा का लेंथ वही मैग्नीट्यूड कहलाता है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे ना तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, बस उनके लिए कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ दिशाएं समान हो, सिर्फ और सिर्फ दिशाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बस खेला खल्लास, बोले तो फिनिश ना। समझ में आ गया होगा। दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाएंगे, बस सेम होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो चाहे नहीं भी करता हो, एक वेलोसिटी को करता हो दूसरा फोर्स को, उससे मतलब नहीं है ना। अब नेक्स्ट टाइप है एंटी पैरेलल बच्चों। एंटी पैरेलल वेक्टर अभी क्या है भैया, थोड़ा सा लिख लेते हैं तो बस वहाँ सही बात है। एनी टू वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर ना। कहता क्या है, अगर दो वेक्टर अगर अपोजिट हैं तो वह कैसे वेक्टर कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बच्चों कहलाएंगे। समझ में आ गया होगा ना। बस तो वो जो बातें हमने बोली ना, तो वो स्टार के में करके लिख ही लेते हैं ना, कहीं कि वो इंपॉर्टेंट है, जो बोल दिए सो वो पत्थर का लकीर है ना, तो लिख लो ना। क्या बोले कि वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल या फिर सेम फिजिकल क्वांटिटी may be parallel or anti-parallel vector of each other, मैंने लिख दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने बोल दिया कि अगर कोई वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता हो या फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता हो ना, तो वह पैरेलल भी हो सकते हैं या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। बस पैरेलल होने के लिए एक ही कंडीशन हम बताएं, दिशाएं सेम होनी चाहिए। एंटी पैरेलल के लिए अपोजिट होनी चाहिए दिशाएं, मतलब एक दिशा इधर की तरफ तो दूसरी दिशा इधर की तरफ। समझ में आ गया होगा। अब बातें करते हैं लास्ट टॉपिक की, लास्ट बात
ना आज के लेक्चर की जो थर्ड लेक्चर है उसकी लास्ट बात क्या है भैया, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाले ना, हाउ टू नो, बात है कि हाउ टू नो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ना, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाले, आज उन पे डिस्कशन होना आवश्यक है। तो आजा बच्चों थोड़ा लिखते हैं, क्या लिखे कि थोड़ा लिख लेते फिर सीख लेंगे, आराम से सीख लेंगे, टाइम है, बहुत टाइम है ना, थोड़ा सा टाइम देना भी आवश्यक है, लिखना भी जरूरी है, अब कुछ करो। तो एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर, इसको बाबू बिटवीन पढ़ते हैं, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बिटवीन है, ठीक ना, बिटवीन को शॉर्ट में थोड़ा सा लिखते लिखते आदत सा हो गया है, तो आप लोग भी लिख सकते हो इसी तरह बिटवीन ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, देयर डायरेक्शन that is angle between head, बस हेड डायरेक्शन ना, बस इतनी ही बात ना। थोड़ी सी अब कैसे निकालेंगे उसके ऊपर भी चर्चा करना आवश्यक है ना। तो आ जाओ थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखना बच्चों, टू गेट एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, we put the two vector together with their tail, are joint and the smaller angle is the angle between two vectors। क्या बोला। अब आओ समझते हैं बच्चों कैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अगर बच्चों दो वेक्टर के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है, क्या करना है भैया, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, उन दोनों वेक्टर का एंगल निकालते समय क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ दोनों वेक्टर के पूंछ को, क्या बोले, दोनों वेक्टर के पूंछ को जोड़ दोगे। अब कोई पूछेगा सर ये पूंछ क्या होता है, टेल क्या होता है, वेक्टर का हेड क्या होता है, आओ हम बताते हैं। आओ एक सेकंड सब बात बता देंगे बाबू, A to Z बता देंगे। थोड़ा सा रुक जाओ ना, एक सेकंड ना। देखो बाबू ये हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर को हमने बताया था रिप्रेजेंटेशन में, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कि एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बाबू हो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो चोखीला पार्ट है, इसको कहते हैं हेड, इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसी को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। समझ में आया, पूंछ, जैसे गाय की एक पूंछ होती है ना, उसी तरह से इसकी भी वेक्टर की एक पूंछ होती है, टेल होती है। समझ में आया ना। तो अगर बच्चों दो वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है ना। मान लो हम एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। एक सेकंड दे दो हमको बाबू, एक सेकंड दे दो ना। तो कैसे निकालते हैं, मान लो ये हमारा अपना एक वेक्टर ए है और ये हमारा एक वेक्टर बी है, इल्ले एक यहाँ है एक यहाँ है ना, दोनों दो अलग अलग जगहों पर है। कैसे निकालेंगे, अरे बहुत विडंबना वाली बात है ना। तो हमने बताया है बाबू, अभी एक सबसे क्लास स्टार्ट होने के समय ही मैंने बोला था एक स्टार की बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ भी कह लो, हमने बोला था कि अगर किसी वेक्टर को एक जगह से आप दूसरे जगह पर लेकर जाओगे बिना मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा को बदले हुए तो वेक्टर बदलता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये ए वेक्टर है, इसको उठा के हम यहां से लेकर यहां आ गए, और ये हमारा वेक्टर बी है ना, इसको उठा के यहां से यहां ला दिया। मैंने क्या किया,
मैंने किया कि दो वेक्टर के पूंछ को जोड़ दिया। अगर बाबू दो वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर के टेल को क्या कर देना होगा, आपको ज्वाइन कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो ये वाला जो छोटा वाला एंगल है ना बचवा, ये छोटका एंगल बा, वह क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन, अरे बोल दो, टू वेक्टर्स ना। और ये भी एंगल है, तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सीख गए दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। आ जाओ एक स्टार की बात करते हैं। स्टार की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ स्टार की बात करो। स्टार लिखो, लिखो कि एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर can have maximum value of 180 degree and can have minimum value of 0 degree। मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 180, या मिनिमम कितना होगा, बिल्कुल सही बात है 0 डिग्री। तो किस के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 होगा, किस दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 होगा। तो लिख लो ना ब्रैकेट में करके, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर। क्या बोला, दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल ना क्या होगा, इज 0 डिग्री होगा। और दो एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर कितना होगा, पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा कि दो अगर पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, और दो एंटी पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल मैक्सिमम बाबू कितना होगा ना, 180 डिग्री। कोई तकलीफ है ना। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस एक आधा करके देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, एक आधा इसके ऊपर कैसे करो, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ना। आ जाओ तो व्हाट इज, थोड़ा लिखते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। दो वेक्टर है, F1 और F2 वेक्टर है। हमको उन दो वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, आ जाओ ना। तो ये मान लो हमारा F1 वेक्टर होता और ये क्या होता हमारा बाबू, बोल दो F2 वेक्टर। ये बीच का एंगल 30 डिग्री है। अच्छा ध्यान से देखो, ये पहला नंबर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो बाबू। क्या दो वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो क्या ज्वाइन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। यहां से पे क्या ज्वाइन है, टेल से हेड ज्वाइन है। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हमने बोला है कि अगर किसी एक वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाओगे बिना मैग्नीट्यूड दिशा को बदले हुए, वेक्टर बदलता नहीं है ना। तो ये हो गया, यहाँ से उठा इसको शिफ्ट किए पैरेलली, ये F1 और ये F2। तो ये वाला एंगल बाबू 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला कितना होगा, 150। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। तो समझ में आया कि दो वेक्टर के बीच का एक और क्वेश्चन ना। ये ध्यान से देखो कि ये हमारा एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है बच्चों, ये हमारा F1 होता और ये हमारा F2 वेक्टर होता ना। क्या ज्वाइन होना चाहिए, टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। एक ही बात याद रखेंगे। तो इसको पैरेलली थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे आगे के तरफ ना। तो ये वाला एंगल 30 था, तो ये वाला एंगल 150 ना। और इसको थोड़ा सा इधर पैरेलली शिफ्ट करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा बचवा, 30 डिग्री। तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना आया, 30 डिग्री। समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से किसी भी दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल निकालना है ना। कोई दिक्कत है किसी प्रकार का, अगर किसी प्रकार का किसी को दुख है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों प्लीज बोल दीजिएगा ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं ना। मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है। ये मान लो हमारा F2 है, ये हमारा F1 वेक्टर है बच्चों, और ये मान लो हमारा F3 वेक्टर है ना। और दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि F1 का मैग्नीट्यूड बराबर है F2 के मैग्नीट्यूड से, बराबर है F3 के मैग्नीट्यूड से।
बाबू ये क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये वाला लेंथ, मतलब ये कौन से ट्राइंगल कहलाएंगे? बिल्कुल सही बात है, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएंगे, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं? बराबर हैं ना। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक एंगल कितना का? 60 डिग्री का। तो F1 और F2 के बीच का कितना एंगल आया बचवा लोग, बता दो ना। बिल्कुल सही बात है, 60 डिग्री तो अभी दिया हुआ है ना। F1 और F2 के बीच का कितना एंगल आया? बिल्कुल सही, 120 डिग्री। कितना आसान है ना। पैरेलली शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं नहीं तो। ओह ये वाला 60 होता ना, सॉरी ये वाला 60 होता और ये वाला ना 120, सॉरी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं वेक्टर के 4th लेक्चर में। थैंक यू तब तक के लिए।